नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस फेवरेट यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लिव योर ड्रीम्स। हाँ जी, बचपन में एक पहाड़ी अम्मा होती थी। घर के ठीक बगल में बड़े पापा यानी पापा के बड़े भाई ताऊ जी का घर होता था। उनके यहाँ वो डोमेस्टिक हेल्प का काम करती थी। उनके बहुत सारे बच्चे थे और वो अपनी बच्चियों की शादी 10 से 12 साल की एज होते होते कर देती थी। ये 90s की बात। और अपने बेटों की शादी भी वो उनके 10 से 14 साल की एज होते होते कर देती थी। वो देखती थी कि हम बड़े पापा के 3 बच्चे, हम 2 भाई, मतलब पांचों कजिन्स खूब धमा चौकड़ी मचा रहे होते। पहाड़ी अम्मा हम 5 भाई बहनों को खेलते कूदते देखती तो मम्मी और बड़ी मम्मी से कहती, बच्चे बड़े हो गए, अब इनकी शादी आपको करा देनी चाहिए। घर में सारे हंसते थे। एक बार मम्मी ने उनको समझाया, कहा देखो पहाड़ी अम्मा, सरकार कहती है कि 18 साल से पहले अगर लड़की की शादी की तो जेल हो जाएगी। 21 साल से पहले लड़के की शादी की, ये भी कानूनन अपराध है। पहाड़ी अम्मा अपना सर पीट लेती थी, लिटरली सर पीटती थी और कहती थी कि ये सरकार तो पागल हो गई है। सरकार का बस चले तो 20 साल तक बच्चों की शादियां ही ना हो। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि आज पहाड़ी अम्मा होती तो क्या होता। वो तो शायद अपने 20 साल के बेटे या बेटियों से भी कहती कि बेटा शादी कर लो, वो कहते पढ़ने दो। 2-3 साल बाद कहती अब शादी कर लो, वो कहते ढंग की नौकरी तो करने दो, ये कोई नौकरी है जो अभी मिली है। फिर कुछ और साल बीतते तो बच्चियां समझाती कि देखो मैं फिलहाल इस नौकरी में हूं, इस पोजीशन में, इस डेजिग्नेशन पर हूं, लड़का मुझे इसके ऊपर का चाहिए और ऊपर का लड़का ढंग का नहीं मिल रहा है, खोजने दो। इसके सिर पे बाल थोड़े कम है, ये मोटा लग रहा है, ये मोटी लग रही है, ये इसका रंग कुछ ज्यादा ही दबा हुआ है, नहीं नहीं ढंग का देखो ना। और फिर धीमे धीमे और वक्त बीतता जाता, इन लड़कियों लड़कियों की भी डेजिग्नेशंस बढ़ती रहती और अपनी डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग उनसे बेटर खोजने की कोशिश, साथ ही प्रपोजल्स को फिल्टर करते रहने की आदतें, और धीमे धीमे एज बढ़ते हुए 28 से 30 साल हो जाती। और फिर ऐसे लोग अपनी ओर से कोशिश करते रहने के साथ साथ ज्योतिषियों के पास भी पहुंचते, कब शादी हो। ये लेट मैरिज, विवाह में विलंब का योग है, या डिनायल ऑफ मैरिज की शादी होगी ही नहीं, क्या योग है इसकी कुंडली में। तो डिनायल ऑफ मैरिज को एनालाइज करने के लिए बेसिकली 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप कि कुंडली का 7वां भाव और 7वें भाव के मालिक को हम ध्यान से देखते हैं, ये शुभ ग्रहों से प्रभावित हैं या पाप ग्रहों से प्रभावित हैं। शादी के लिए 7वां भाव ही नहीं, 8वां भाव भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 8वां भाव 7वें भाव से दूसरा भाव है। हम जानते हैं दूसरा भाव हमारे रिसोर्सेस का भाव होता है, यानी शादी से मिलने वाले रिसोर्सेस जो जीवन भर साथ रहें। जीवन साथी के सारे रिसोर्सेज अपने हो जाते हैं। दूसरा, कुंडली का दूसरा भाव मारक भाव भी होता है, तो 8वां भाव शादी के लिए मारक भाव भी है। यहाँ पे जितना भी अशुभ ग्रहों का असर कम हो उतना अच्छा। तो 7वें भाव का मालिक, 8वां भाव का मालिक, इन दोनों को ध्यान से देखते हैं। तीसरा स्टेप होता है मैरिज का सिग्निफिकेटर, यानी कि शादी का कारक शुक्र। शुक्र अगर कुंडली में अच्छी स्थिति में हो तो ये बहुत सारे नेगेटिव फैक्टर्स को काउंटर कर लेता है। शुक्र अगर उच्च का हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो बहुत कुछ संभाल लेता है। लेकिन अगर शुक्र भी पीड़ित हो, फिर तो ये डिले ऑफ मैरिज में कंट्रीब्यूट तो करता ही है, बाकी फैक्टर्स भी मिल जाएं तो डिनायल ऑफ मैरिज भी दे सकता है। चौथा स्टेप आता है कि ये सारे फैक्टर, यानी कि लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और शुक्र कुंडली से 7वें भाव और 7वें भाव के मालिक को देखना, 8वें भाव और 8वें भाव के मालिक को देखना, शुक्र को देखना, ये सारी चीजें हमको D9 चार्ट में भी देखनी है। D9 चार्ट में भी क्या ये एफ्लिक्शंस हमको दिखाई पड़ रहे हैं। और फाइनल स्टेज में हमको D30 चार्ट यानी कि त्रिमशांस कुंडली में भी इन सारे फैक्टर्स को देखना है। तो इन 5 में से अगर एक फैक्टर नेगेटिव है, 4 फैक्टर ठीक हैं, स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी। इन 5 में 2 फैक्टर में प्रॉब्लम है तो साहब समस्या थोड़ी और बढ़ जाएगी। आपको शादी वक्त पे करने के लिए, खोजने के लिए अपना पुरुषार्थ बढ़ाना पड़ेगा, राइट टाइम पे एफर्ट शुरू कर देने होंगे। अगर 5 में से 3 कारक निगेटिव हैं, ये सिचुएशन को सीरियस करता है। भाई साहब लेट मैरिज तो पक्का है, ध्यान से देखना पड़ेगा, डिनायल ऑफ मैरिज तो नहीं।
4 फैक्टर नेगेटिव हैं। भाई साहब, ये डिनायल ऑफ मैरिज की ओर कहानी जा रही है। पांचों फैक्टर नेगेटिव हैं, गारंटीड डिनायल ऑफ मैरिज। अच्छा, अब हमको ये देखना होगा कि जब हम कहते हैं कि सातवें भाव का मालिक या सातवां भाव पीड़ित तो नहीं, आठवां भाव या आठवें भाव का मालिक पीड़ित तो नहीं, तो मतलब क्या है हमारा पीड़ित होने या एफ्लिक्शन से? अगर कुंडली के सातवें भाव में कोई क्रूर ग्रह या पाप ग्रह बैठा हुआ हो तो ये पहला एफ्लिक्शन हुआ। अगर कुंडली के सातवें भाव को कोई क्रूर ग्रह या पाप ग्रह देखता हो तो ये दूसरा एफ्लिक्शन हुआ। अगर सातवें भाव के मालिक के साथ कोई पाप ग्रह या मेलेफिक्स बैठा हो, ये तीसरा एफ्लिक्शन। ये पाप ग्रह या मेलेफिक्स सेवेंथ हाउस के मालिक को, लॉर्ड को देखते हो। सातवें भाव का मालिक अगर नीच का हो या कॉम्बस्ट हो, यानी कि सन के साथ बहुत करीब की डिग्री में हो, तो ये भी एक एफ्लिक्शन होता है। वैसे ही सातवें भाव में अगर कुंडली के छठवें, आठवें या 12वें भाव के मालिक आकर बैठ जाएं, या सातवें भाव का मालिक खुद इन छठवें, आठवें, 12वें भाव में चला जाए। सातवां भाव पाप कर्तरी योग में हो, यानी कि 6th हाउस और 8th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट्स हो। वैसे ही जो सातवें भाव का मालिक है वो जहां भी बैठा हो, उसके एक भाव पहले और एक भाव बाद में मेलेफिक्स या पाप ग्रह हो। अब आप कहोगे कि जो इतने सारे तरीके बता दिए हैं पाप ग्रहों से पीड़ित होने के, ये तो अधिकांश कुंडलियों में होंगे ही होंगे। हाँ साहब, बिल्कुल होते हैं। इसीलिए तो पहले तो शादी खोजने में दिक्कत आती है, अब शादी के बाद भी कॉरेस्पॉन्डिंग दिक्कतें लोगों की मैरिटल लाइफ में बनी रहती है। लेकिन अभी जब हम डिनायल ऑफ मैरिज की बात कर रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि मल्टीपल एफ्लिक्शंस, जितने ज्यादा एफ्लिक्शंस होंगे शादी खोजने में या उसके बाद शादी चलाने में, उतनी दिक्कतें आ सकती हैं। इन 5 मेन फैक्टर्स के बाद अब कुछ सपोर्टिंग फैक्टर्स की बात करते हैं। ये सपोर्टिंग फैक्टर भी लेट मैरिज या डिनायल ऑफ मैरिज में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या उनको रोकने में मदद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिंदगी में सही वक्त पर सही महादशाओं का मिलना। जैसे अगर हम शादी 20s में या 30s में करना पसंद करते हैं, तो मेरे 20s में कैसी महादशाएं हैं, 30s में कौन सी महादशाएं हैं, ये दशाएं शादी में कंट्रीब्यूट कर रही हैं या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छे परिवार से एक लड़की की कुंडली आई। ये धनु लग्न की कुंडली थी, जिसके 7th हाउस में राहु बैठा हुआ था और 10th हाउस में बैठा हुआ सैटर्न इस 7th हाउस को देख रहा था। शनि लग्नेश का मित्र तो है नहीं, तो इस कुंडली में प्रॉब्लम ही क्रिएट करने वाला था। और अगर वो 7वें भाव को देख रहा हो, शनि हमेशा डीले करता है, बहुत डीले करता है। इस लड़की की कुंडली में जब वो सिर्फ 23 साल की थी, 23 ईयर्स, तब शनि की महादशा स्टार्ट हो गई। शनि की प्लेसमेंट ऐसी है कि वो 7th हाउस के फैक्टर्स में डीले दे रहा है, शादी में डीले कर रहा है। शनि की महादशा 19 साल के लिए आती है, 19 ईयर्स। तो 23 ईयर की एज में जब ये महादशा स्टार्ट हुई तो 42 ईयर की एज में जाकर खत्म हुई, और शनि डीले कर रहा है 7th हाउस में बैठ के। दूसरा एडिशनल फैक्टर ये होता है कि अगर किसी कुंडली में लग्नेश भी नीच का हो और 7th हाउस का मालिक भी नीच का हो, और उसके साथ ये जो 5 मेन क्राइटेरियाज बताएं, इनमें से कुछ क्राइटेरिया अगर मिक्स हो जाते हैं, तो ये भी डिनायल ऑफ मैरिज की ओर कहानी ले जाता है। इसमें जो तीसरा नेगेटिवली फैक्टर होता है वो होता है विष योग। वैसे हमने बात की थी कि चंद्र कुंडली से 7th भाव पीड़ित हो, तो अगर सैटर्न चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है तो 7th भाव पे उसकी दृष्टि रहेगी। लेकिन डीले या डिनायल ऑफ मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में विष योग को एक बार फिर से मेंशन करना जरूरी है। जब सैटर्न मून के साथ होता है ना, विष योग रिलेशनशिप के लिए ही बुरा होता है। और ऐसे में अगर ये लोग सोचें कि भाई साहब हम पहले रिलेशनशिप में रहें, उसके बाद डिसाइड करें शादी करनी है या नहीं, तो रिलेशनशिप के दौरान ही जिसकी कुंडली में विष योग है, या तो वो कहेगा कि अब बहुत हो गया, निकलो यहां से, या जो उसका पार्टनर है वो इनको देखने के बाद या झेलने के बाद कहेगा बहुत हो गया, अब निकलो यहां से। और इन एडिशनल फैक्टर्स में लास्ट में आता है कुंडली में स्पिरिचुअलिटी से जुड़े योगा का बहुत ही प्रोमिनेंट होना। जैसे कुंडली में अगर संन्यास योग हो, अगर 7वें भाव में केतु आ जाए, तो मैरिज को लेकर डिटैचमेंट तो होता ही है, साथ ही अपने जीवन साथी में एक स्पिरिचुअलिटी, जैसे खुद भगवान को जीवन साथी के रूप में पाने की चाहत, जो मीराबाई में हो गई थी, ऐसा भी हो सकता है। कुंडली में अगर जुपिटर उच्च का हो,
केतु के साथ प्लेस्ड हो तो यहाँ भी सात्विकता, त्याग या ईश्वर या स्पिरिचुअलिटी की भावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो शुरू में बताए गए 5 मेन फैक्टर्स के साथ अगर ये एडिशनल फैक्टर्स भी ऐड ऑन हो जाएं तो ये कहानी को डिनायल ऑफ मैरिज की ओर लेकर जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये जो भी एडिशनल फैक्टर्स मैं बता रहा हूं, केवल और केवल एडिशनल फैक्टर्स की उपस्थिति से डिनायल ऑफ मैरिज नहीं होता है। जो शुरू में 5 मेन फैक्टर्स बताए हैं, उन फैक्टर्स के साथ अगर ये एडिशनल फैक्टर ऐड ऑन हो जाते हैं तब डिनायल ऑफ मैरिज की ओर बात जाती है। अब बात करते हैं एक एग्जाम्पल चार्ट की। भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के बारे में हम सभी जानते हैं कि उन्होंने शादी नहीं की थी, तो उनकी कुंडली में भी दिखना चाहिए ऐसा कुछ। आइए उनकी कुंडली से हमने आज जो भी सीखा है उसको प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करते हैं। लता मंगेशकर जी की कुंडली मिथुन लग्न की कुंडली है। इसके 7वें भाव में पाप ग्रह शनि बैठा हुआ है। शनि यहाँ पे त्रिक भाव यानी कि 8वें भाव का भी मालिक है, जो 7वें भाव में बैठा है। 7वें भाव के मालिक को देखें तो ये जुपिटर है, जो कि एक और त्रिक भाव 12वें भाव में चला गया है। ये शुभ नहीं है। क्रूर ग्रह पाप ग्रह मंगल की दृष्टि जुपिटर पे पड़ रही है, तो 7वां भाव और 7वें भाव का मालिक दोनों ही शुभ स्थितियों में नहीं है। किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि 7वें भाव या 7वें भाव के मालिक पे नहीं पड़ रही है, तो इन पाप ग्रहों का असर कम भी नहीं हो रहा। अगर हम चंद्र कुंडली की बात करें, जो चंद्र कुंडली से 7वां भाव है, उस पर मंगल की दृष्टि पड़ती है। अगर हम शुक्र कुंडली की बात करें, तो जो शुक्र से 7वां भाव है, उस पर शनि की दृष्टि पड़ती है। वैसे ही अगर हम D9 चार्ट में आ जाएं, तो D9 चार्ट को हम 2 तरीके से देखेंगे। जैसा हमारे श्री वीपी गोयल जी बताते हैं कि पहले नवमांश के लग्न को देखो, फिर नवमांश के लग्नेश को देखो। यहाँ पे जो नवमांश का लग्न है वो अच्छी परिस्थितियों में है, जुपिटर उसको देख रहा है, यानी शादी की चाहत, शादी की इच्छा इस कुंडली में दिखाई पड़ रही है। लेकिन इस इच्छा को पूरी करने के लिए लग्नेश का शुभ स्थिति में होना जरूरी है। यहाँ पे लग्नेश शनि राहु केतु एक्सिस पर बैठा हुआ है, सूर्य के साथ है, जो कि मित्र नहीं शत्रु ग्रह है, साथ ही मंगल से भी दृष्ट होता है। ये तो बहुत ही बुरी स्थिति में दिखाई दे रहा है लग्नेश। तो ऐसे में लग्नेश की जो इच्छा है नवमांश कुंडली में मैरिज की, शादी की, वो इच्छा पूरी कर सकने में समर्थ नहीं है। अब हम ट्रेडिशनल वे में बात करते हैं, 7वें भाव के मालिक को देखते हैं। 7वें भाव का मालिक भी सूर्य है, जो कि शनि और केतु के साथ बैठा हुआ है, जिसपे मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो ये बिल्कुल शुभ स्थिति में नहीं है। चंद्र कुंडली से देखें तो 7वें भाव को यहाँ पे शनि देख रहा है। अगर हम शुक्र कुंडली से देखते हैं तो शुक्र से जो 7वां भाव है यानी कुंडली का 12वां भाव, वहां पे मंगल की भी दृष्टि पड़ती है और शनि की भी दृष्टि पड़ती है। अगर हम इसके मालिक की बात करें, शुक्र कुंडली से 7वें भाव का मालिक शनि, तो शनि तो यहाँ पीड़ित है, सूर्य और केतु के साथ बैठा हुआ है, मार्च की दृष्टि पड़। अगर हम लता मंगेशकर जी की कुंडली के त्रिमशांस भाव की बात करें, D30 की, तो D30 में 7वां भाव बहुत बुरी तरह से पीड़ित है। यहाँ पर राहु भी है, केतु भी है और साथ ही यहाँ शनि की दृष्टि पड़ रही है। 7वें भाव का मालिक बुध है, जो 12वें भाव में चला गया है और उस पर क्रूर ग्रह मंगल की दृष्टि पड़ रही है। तो लता मंगेशकर जी की कुंडली में D1 हो, D9 हो या D30 हो, 7वें भाव की स्थिति हर जगह बुरी दिखाई दे रही है और 8वें भाव की स्थिति भी कहीं बहुत अच्छी नहीं है। शुभ ग्रहों की दृष्टि जब नहीं पड़ती है तो इस तरह की समस्याएं और बढ़ जाती हैं। इसलिए लता मंगेशकर जी की कुंडली ये बताती है कि क्यों ये जिंदगी भर अविवाहित रहीं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये बेहद सेंसिटिव लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस बारे में आपके अगर कोई सवाल हैं तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं जब भी समय मिलेगा उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और अगर अभी तक नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको आपके काम की बहुत सारी जानकारी मिलने जा रही है। अगले वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।